नमस्कार साथियों, मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जिस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हाईकोर्ट एलडीसी 2023 का 19 मार्च को जो पेपर होने वाला है और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम को देने वाले हैं, तो उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है, या जो आपके सामने 5 दिन और शेष हैं, इन 5 दिनों में आपको किन टॉपिक, किन विषयों पर चर्चा करनी है, किस विषय का 12 मार्च को हुआ पेपर टफ रहा था, तो आपको आपकी तैयारी में किस प्रकार से फेरबदल करने हैं, किस प्रकार के परिवर्तन लाने हैं, इसको लेकर हम आज ये वीडियो लाए हैं। अच्छा, इस वीडियो को लाने का एक उद्देश्य और भी है। हमारे साथ हमारे मित्र ताज सर उपस्थित हैं और ये भी एक कैंडिडेट है आपकी जैसे ही हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के, जिनका एग्जाम 12 मार्च को हो चुका है। अच्छा, इनको लाने का मेरा उद्देश्य इसलिए था, बताने को मैं भी बता सकता था, पर इनको लाने का उद्देश्य मेरा ये था क्योंकि यह उस एग्जाम में बैठकर उस एग्जाम के बारे में जो भी इनसे गलतियां हुई उसके बारे में ये जानकारी लेकर आए हैं। इसके अतिरिक्त क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में हम चर्चा इनके साथ आज इस छोटे से वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस चैप्टर से, किस विषय के, किस टॉपिक से कितने प्रश्न से स्वागत करते हैं। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। मैं सर का परिचय दे दूं तो सर ताज सर हैं और ये इन्होंने अभी 12 मार्च को ये पेपर दिया है। चलिए देखते हैं स्लाइड। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास जो अभी कैंडिडेट हैं उनके सामने जो सबसे पहले प्रश्न आ रहे हैं वो हम लेके आए हैं। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2023 जिसमें 19 मार्च को जो पेपर होगा, 19 मार्च को जो पेपर होगा उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले ये है कि 12 मार्च 2023 को कहां से कितने प्रश्न आए, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्जाम कैसा रहा, लेवल मतलब एग्जाम का जो लेवल है 12 मार्च वाला वो कैसा रहा है, 19 मार्च को भी उससे अच्छा या वैसा रहने की उम्मीद है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या गलतियां न करें, 19 मार्च वाले विद्यार्थी आज अभी जब अपनी तैयारी कर रहे हैं उस समय कौन सी गलतियां वो उनको नहीं करनी। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि सेफ स्कोर क्या रहेगा 19 मार्च वाले विद्यार्थियों के लिए भी, और जो 12 मार्च के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी क्या सेफ स्कोर रहेगा। हम कट ऑफ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेफ स्कोर पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि किसी विद्यार्थी के इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इतने प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो उसको क्या टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या कितने प्रश्न के बाद, कितने प्रश्न ठीक होने के बाद आपको जो है टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो पहली हमारी जो हिंदी का पेपर हुआ है, हिंदी के पेपर में लगभग 13 टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे गए हैं। 13 टॉपिक्स में सबसे पहले हम देखें तो संधि से टॉपिक पूछे गए, प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए संधि। तो देखिए संधि, वैसे हिंदी के टॉपिक में सभी के लिए संधि महत्वपूर्ण होती है, तो इस पर क्या चर्चा करेंगे हम देखते हैं। ताज सर क्या बताते हैं आपको? तो संधि के जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, जो मैंने एग्जाम दिया था 12 मार्च को, संधि से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे ज्यादा वेटेज था। और संधि के क्वेश्चन आसान भी नहीं थे, थोड़ा मॉडरेट लेवल के बनाए हुए थे। अगर अच्छे से आपने संधि पढ़ी है, रूल्स आपके क्लियर है, तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। नियम आपने हिंदी में पढ़े हैं तो ही आपकी संधि क्लियर हो सकती है, अन्यथा आप संधि के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, हिंदी भी अच्छी बनाई थी कि माइनर सी मिस्टेक दी हुई थी। ठीक है सर, आगे और सर। अगला प्रश्न जो है, अगला जो हम देखें हैं, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा समाज। समाज से लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे, और मुझे जहां तक लगता है कि समाज के जो प्रश्न आते हैं वो आसानी से विद्यार्थी कर सकते हैं, तो 3 प्रश्न पूछे गए। इसके बाद हम बात करें उपसर्ग। अच्छा, उपसर्ग से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उपसर्ग टॉपिक से जो क्वेश्चन आए थे हिंदी के अंदर वो आसान थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अनु उपसर्ग के बारे में पूछा था, वो बहुत इजी था। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
चलिए, इसका मतलब है उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि ये है हिंदी के विषय के दोनों ही बहुत अच्छे टॉपिक माने जाते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अगर आपने संधि कवर कर ली है और उपसर्ग और प्रत्यय कवर कर लिए तो लगभग आपके 12 से 15 प्रश्न जो है वो आसानी से इस 50 प्रश्नों में से हो जाएंगे। अगला हम देखते हैं, तो अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों में से लगभग 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में सर बताएंगे आपको। पर्यायवाची से जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी इजी थे, ज्यादा टफ नहीं थे। अगर आपने नॉर्मल अगर पर्यायवाची सारे याद कर रखे हैं तो आपसे वो पर्यायवाची का जो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला हम देखें तो विलोम शब्दों की बात करें तो विलोम शब्दों में से लगभग 5 प्रश्न में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से अनेकार्थक शब्दों में से करीब 2 प्रश्न और युग्म शब्दों में से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो शब्द शुद्धि है, उसमें से लगभग 4 से 5 और वाक्य शुद्धि से लगभग 2। तो देखिए, ये जो हम बात करें कि अधिकांश जो प्रश्न जिसमें से अधिकांश जो टॉपिक जिसमें से 5 और 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष जोर देना है, क्योंकि देखिए मेरिट जो तय करेगा इसकी वो जीके तय नहीं करेगी, क्योंकि अधिकांश जो विद्यार्थी है वो जीके में और करंट वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जिसकी जो मेरिट तय करने वाली है वो है इंग्लिश और हिंदी। तो हम अधिकतम स्कोर जो है वो करना हमें किसमें है, इंग्लिश और हिंदी में। तो अब देखिए, संधि में से, प्रत्यय में से, पर्यायवाची में से, विलोम शब्दों में से, शब्द युग में से, शब्द शुद्धि में से आपको 5 और 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन 4-5 टॉपिक जो हम बता रहे हैं, इन पर आपको विशेष रूप से आपको क्या करना है, आपको अध्ययन करना है इन 5 दिनों में। अधिकतर आप पुराने जो है प्रश्न है उनसे प्रैक्टिस करें, नियमों की जानकारी लें, ताकि आप जो है इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसके बाद बात करें 11वें टॉपिक में से, तो वाच्य में से 2 और वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है उसमें से 2। ये मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों को सामान्य विद्यार्थी भी आसानी से कर सकता है। अगली बात करें हम मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सबसे इजी माने जाते हैं कि जिस विद्यार्थी ने हिंदी में हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी की है उसने लगभग मुहावरे और लोकोक्तियां, और शायद ही बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका ये प्रश्न गलत होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो गलती नहीं करनी है और जो अपना स्कोर है उसको जो है बहुत अच्छे से बढ़ाना है, ताकि अगर इस एग्जाम में जो हम कहें 19 मार्च को जो एग्जाम होगा उसमें स्केलिंग होती है तो आपका जो है वो स्कोर अच्छा बने। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश की चर्चा कर लें। हम लोग इंग्लिश की चर्चा करें तो इंग्लिश में जो है लगभग 11 टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें देखिए टेंस और सीक्वेंस, देखिए आप सब अलग से देख लेंगे कि अगर किसी ने टेंस बहुत अच्छे से किए हैं तो उनके लगभग 8 प्रश्न इस 12 मार्च वाले पेपर में से, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि 19 मार्च वाले में भी जो पेपर सेटर है उसने बहुत सारे टेंसेस से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए होंगे, ये तय है। तो हम बात करें टेंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस जिसमें से 4 प्रश्न दिए गए हैं, वॉइस एक्टिव पैसिव जिसमें से 4 प्रश्न दिए गए हैं, और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसमें से 5। तो केवल ये जो 4 टॉपिक है, शुरुआत के जो 4 टॉपिक हमने दिए हैं उसमें से भी केवल 21 प्रश्न पूछे गए हैं, केवल इन 4 टॉपिक्स में से 21। तो देखिए अगर किसी विद्यार्थी के ये 4 ही टॉपिक तैयार है तो भी वो लगभग 40 से 50% इसमें परफॉर्म कर सकता है। इसके अतिरिक्त बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें लगभग 4 प्रश्न है। आर्टिकल डिटर्मिनेशन एंड प्रपोजिशंस, इसमें से लगभग 4 प्रश्न है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसमें से लगभग 5 प्रश्न है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें से भी लगभग 5 है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स में से भी 5 है। तो ये आप देखिए कि हमने ये चर्चा की तो इसमें से लगभग इन 9 टॉपिक्स में से 90% से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो केवल आप अगर इन 9 टॉपिक्स में अच्छा कर पाए, परफॉर्म कर पाए, गलतियां न करें, तो आप लगभग इंग्लिश में 45 प्लस भी ला सकते हैं, बशर्ते आपकी इंग्लिश
अच्छी होनी चाहिए, आपको नियमों की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये लगभग 45, और ये भी याद रखिएगा कि हाईकोर्ट एलडीसी में सेलेक्ट जो पूर्व विद्यार्थी हैं या आगे विद्यार्थी जो सेलेक्ट होने वाले हैं, जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश अच्छी होगी वही इसको परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हम राजस्थान से हैं और राजस्थान के विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत जो है वो इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और यही मेरिट तय करने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग जीके की। जीके की अगर बात करें तो जीके में लगभग 14 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आए हैं। सबसे पहले बात करें, पहला जो टॉपिक है जहां से प्रश्न बना है वो है चर्चित व्यक्ति। अब इसके बारे में मैं तासर से पूछूंगा कि वो अपने विचार दें। ये जो पहला टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व के अंदर भी एक राजस्थान से जो सवाल उठा लिया था कि काफी कठिन भी था, ये अपने मुकुट बिहारी भार्गव का पूछ लिया था कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जो राजनेता भी थे, अधिवक्ता भी थे, तो ये सवाल पूछा था और संविधान सभा का सदस्य था। तो चर्चित व्यक्तित्व में 2 या 3 क्वेश्चन बने थे, तो आप चर्चित व्यक्तित्व के जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ ले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, चर्चित व्यक्ति से संबंधित बात अगर पूछी है तो करंट में किसी भी ऐसे टॉपिक में आपको ध्यान देना है जहां पर किसी विशेष व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा की गई हो। तो कुल मिलाकर ये करंट का टॉपिक है और आप जो है इसमें व्यक्तियों के बारे में जरूर पढ़ा। हालांकि इसमें जो प्रश्न पूछा गया था मुकुट बिहारी भार्गव जो प्रश्न है, हालांकि वो बहुत टिपिकल प्रश्न था। हर किसी को किसी की डिग्रियां नहीं पता होती है। संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे तो सबकी डिग्रियां काउंट करना या किसी व्यक्ति के बारे में डिग्रियों के बारे में काउंट करना थोड़ा मुश्किल बैठता है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस है जैसे गांधी जी वगैरह हैं, उनकी डिग्रियां जरूर विद्यार्थी पढ़ते हैं, परंतु संविधान सभा के सदस्य या जनरल कोई हमारे क्रांतिकारी है, उनकी डिग्रियां पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये प्रश्न जो था वो थोड़ा कठिन था। अब अगर हम बात करें दूसरे की, तो प्रमुख पदाधिकारी जो है, प्रमुख पदाधिकारी है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पदाधिकारी हमारे मतलब जितने भी संवैधानिक पद है, संवैधानिक जो पद है उन पर विराजमान और निगमों के या हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनसे रिलेटेड व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप करंट में ध्यान दें कि जितनी भी नियुक्तियां हुई है उनसे संबंधित जरूर प्रश्न तैयार करें। अगली अगर बात करें हम पुरस्कारों की, तो मैं तासर से निवेदन करूंगा कि वो पुरस्कारों से संबंधित कोई जानकारी आपसे साझा करें। तो जैसे पद्म पुरस्कार है कि पद्म पुरस्कार का एक सवाल एग्जाम में पूछा गया था और सवाल ये था कि भाई किस व्यक्ति ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। अक्सर स्टूडेंट विद्यार्थी क्या करते हैं कि भाई किसको पद्म श्री मिला, किसी को पद्म विभूषण मिला, किसको पद्म भूषण मिला, वो याद तो कर लेते हैं लेकिन सवाल थोड़ा घुमा के पूछ लिया। सवाल क्या पूछा था कि भाई किस व्यक्ति ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य थे जो कि पश्चिम बंगाल से थे, ऐसा सवाल आया था। तो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी पद्म श्री, पद्म पुरस्कार जो इनसे क्वेश्चन पक्का बनेगा, आप ये सारे अच्छे से याद कर लेना। तो याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी जो पद्म पुरस्कार मिले हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो अन्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं वो भी आपको याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें से 100% आपको प्रश्न देखने को ही मिलेगा। अगली बात करें चर्चित स्थान की, चर्चित स्थानों की बात करें तो अगर कोई ऐसी घटना है जैसे कतर के बारे में पूछा गया था, फीफा विश्व कप के बारे में, इसके अलावा खेलों से संबंधित जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे। तो चर्चित स्थान किसी भी विषय से हो सकता है। तो करंट में अगर किसी स्थान के बारे में विशेष चर्चा की गई है तो आप उसको जरूर पढ़ें। अगली अगर बात करें टॉपिक की, तो फीफा वर्ल्ड कप खेलों से संबंधित, हम सभी को पता है कि खेलों से, फुटबॉल से, टेनिस से, जितने भी खेल होते हैं इनसे संबंधित चर्चाएं इसमें जरूर पूछी जाती है। तो खेलों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो करंट के अंदर आप खेल और खेलों में भी जो अंतरराष्ट्रीय खेल हैं उनके बारे में चर्चा आवश्यक रूप से होगी। अगले पेपर में उससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो हम ये ध्यान दें कि हमें जो खेलों से संबंधित, देखिए 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न नहीं छूटते, 100% पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जिला न्यायालय। देखिए क्योंकि हाईकोर्ट का पेपर है तो निश्चित रूप से न्यायालय से संबंधित प्रश्न तो पूछा जाने वाला है। और न्यायालय से संबंधित देखिए जहां पर अपवाद पाया जाता है वही प्रश्न होता है। तो कहीं जैसे इसमें बाड़मेर का पूछा गया था कि बाड़मेर का जिला न्यायालय कहाँ स्थापित है या कौन सा ऐसा जिला है जिसका जिला न्यायालय वहां स्थापित नहीं है, तो उसका सही उत्तर बालोतरा था। तो जहां अपवाद होता है वहीं से प्रश्न बनेगा। तो अपवादित जो प्रश्न है न्यायालय से संबंधित उनके बारे में जरूर आप चर्चा
कीजिएगा, पढ़िएगा। अगला हम देखते हैं राजमार्गों से संबंधित, क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में राजमार्गों से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि राजमार्गों से संबंधित प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आप इसकी भी तैयारी आवश्यक रूप से करें। अगली अगर बात करें हम लोग 8वें टॉपिक की, तो देखिए राजस्थान के दुर्ग और किलों से एक प्रश्न आया था। तो हम देखेंगे कि दुर्ग और किलों से संबंधित प्रश्न वैसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे, क्योंकि साहित्य का हिस्सा है। तो हम देखते हैं साहित्य से अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए, फिर भी हमें दुर्ग और किले जो है उनके बारे में चर्चा जरूर रखनी है, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। अगली बात करें राजस्थान का एकीकरण, देखिए ये ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्जाम के अंदर 2 ऐसे प्रश्न थे जो इनसे पूछे गए, तो निश्चित रूप से आप ये याद करके जाइएगा कि राजस्थान के एकीकरण, जो पूरा एकीकरण है उसको पढ़ के जाइएगा। आपको निश्चित रूप से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे और 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। अगली बात करें हम लोग पर्यटन सर्किट की, देखिए राजस्थान के पर्यटन जो है, राजस्थान चूंकि विश्व में पर्यटन को लेकर एक अपनी अलग ही छवि रखता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एग्जाम में पर्यटन से संबंधित प्रश्न पूछे। हालांकि इसमें सर्किट पूछा था और आपको कोई पर्यटन स्थल के बारे में पूछा सकता है, या कोई अभी विशेष चर्चा में रहा है, जैसे राजसमंद के अंदर जो एक बड़ी पर्यटन स्थल के रूप में उभर के आ रहा है और वहाँ भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई। इस प्रकार की जो अभी चर्चा, विशेष चर्चाओं में जो टॉपिक है उसमें पर्यटन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको भी आप स्टार लगाकर अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बाद करें राजस्थान के भूगोल के बारे में, तो राजस्थान के भूगोल में चोटियों का विशेष वैसे हम देखें तो हमारा एक भाग भी आता है, और एग्जाम में चोटियों से रिलेटेड या पर्वतों से रिलेटेड या अरावली से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो जितनी भी चोटियां हैं उनको बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में पर्वतों से या अरावली से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगली बात करें राजीव गांधी खेल, ये करंट के जो हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में, तो राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं, क्या है, योजनाएं हैं, उनको जरूर पढ़िएगा, फ्लैगशिप योजनाओं को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये राजस्थान सरकार से संबंधित प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आपको इससे भी प्रश्न मिलेगा। अगला हम देखें तो ज्योग्राफी से राजस्थान की मृदा, तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से अगर आपने पहले तैयारी की है तो मुश्किल से 1-2 घंटे में आप उसको रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से उसका रिविजन कर सकते हैं। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक जो प्रदेश हैं उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मृदा भी उसके अंतर्गत ही आती है। चलिए अगर आगे बात करें तो डीआरडीओ और इसरो, तो साइंस से रिलेटेड प्रश्नों की अगर बात करें तो जितनी भी साइंस से रिलेटेड हमारी संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय, उनमें अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है तो वो सभी आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो ऐसे ही हम इन 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, 14 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हमने जीके के प्रश्न में चर्चा की। तो निश्चित रूप से, क्योंकि जीके जो है वो सभी का अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि जीके जो है वो मेरिट नहीं बनाएगा, पर आपको अगर सेलेक्ट होना है तो जीके में आपको बाकी जो आपके कैंडिडेट है, आपके प्रतिभागी, आपके जो प्रतिद्वंदी है, उनसे कम आपको करके नहीं आना है। अगर आपने कम किया तो आप पिछड़ जाएंगे, तो याद रखिएगा जीके में। और आगे अगर चर्चा हम देखें तो ताज भाई क्या बताएंगे आपको, देखते हैं जीके से रिलेटेड। देखो जीके के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान जीके के नॉर्मल क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दे तो पेपर इजी लेवल का था, बस करंट अफेयर थे थोड़ी टफ पड़ी थी। इसके अलावा जो भारत भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़ा लेवल टफ था, तो आप भारत भूगोल पे फोकस ना करके राजस्थान का जो ज्योग्राफी का पार्ट था, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन वहां पूछे गए थे, तो आप उन पे फोकस करें, क्योंकि लास्ट टाइम बचा है, 5 दिन आपके पास है। 5 दिन में आप सारा तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। मेरी यही सलाह रहेगी कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिवीजन करके जाओ, इससे आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम अगले विषय पर चर्चा करें, अगली बात पर हम चर्चा करें, अगले विषय पर चर्चा करें, तो एग्जाम का लेवल जो है वो किस प्रकार का था 12 मार्च वाला। 12 मार्च का जो एग्जाम था उसका लेवल किस प्रकार का, अगर बात करें हम लोग हिंदी की, हिंदी अगर हम देखें तो देखिए जिस व्यक्ति ने हिंदी व्याकरण या उससे संबंधित जो नियम है उनको अगर ढंग से पढ़ा है तो उनके लिए वो इजी पेपर था, और सामान्य विद्यार्थियों के लिए मध्यम स्तर का पेपर था। कुछ सवाल बहुत इजी थे और कुछ सवाल थोड़े से टिपिकल थे, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा स्तर नहीं था,
बहुत हम कहें मध्यम स्तर का पेपर आया था हिंदी का। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश जो है, क्योंकि निश्चित रूप से जो है वो इंग्लिश में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो ये जो है हम उच्च स्तर कह सकते हैं कि इंग्लिश में जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत कम गलतियां की है, बहुत अच्छे से पेपर को अटेंड किया है इंग्लिश में, उसका निश्चित रूप से ये जो है हाईकोर्ट एडीसी निकल जाएगा। अगली बात करें जीके की, तो जीके सामान्य था और विशेष रूप से करंट पर फोकस किया गया था। तो आपको भी मैं कहूंगा कि इन 5 दिनों में, क्योंकि देखिए किसी विषय को एक साथ जो है केवल 5 दिनों में पढ़ना संभव नहीं है, तो आप भी ये कीजिएगा कि 5 दिन जो है वो करंट से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला कि 19 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है, 19 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। इस पूरे वीडियो का उद्देश्य भी यही था कि 19 मार्च को जो विद्यार्थी इस हाईकोर्ट एलडीसी पेपर को देने वाले हैं, उनको अब क्या क्या गलतियां जो है वो नहीं करनी है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं पहले ताज भाई को, क्योंकि इसके जो हम कहें जो सबसे अच्छी तरीके से जान सकता है वो वही है जो इस एग्जाम को देकर आया है, इसलिए इस विषय पे मैं इनसे आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला था कि समय आप रिपोर्टिंग टाइम है 11 बजे का, ठीक है। 12 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सही 11 बजे से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि फिर लास्ट टाइम पे जाते हैं, उसके बाद थोड़ा लेट हो जाते हैं या आपकी कई गाड़ी से गए, कोई दिक्कत हो गई, तो इसलिए पहले आप रिपोर्टिंग का जो टाइम है 11 बजे पहुंच जाए। 11 बजे गेट खुल जाएगा, 12 बजे तक आपको अंदर जाने दिया जाएगा। दूसरा जो है आईडी, दूसरा पॉइंट जो बताया सर ने आईडी, कि आईडी के अंदर जो चौथा पॉइंट एडमिशन कार्ड में लिखा हुआ था डी नंबर, वो ये लिखा हुआ था कि जो ओरिजिनल आईडी आप जो अपने एग्जाम में ले जा रहे हैं उसकी एक कॉपी जरूर साथ में ले जाए। अक्सर क्या हुआ था, जब मैं एग्जाम देने गया था, मेरा एग्जाम, तो मेरी लाइन में जो बंदे खड़े थे उनने क्या आईडी ले ली थी, लास्ट में उनका जब चेकिंग के लिए नंबर आया था तो उनके पास ओरिजिनल आईडी की फोटोकॉपी नहीं थी। तो एक फोटोकॉपी ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड ले जा रहे हो, डीएल ले जा रहे हो, पैन कार्ड ले जा रहे हो, उसकी एक कॉपी यानी एक प्रति अपने साथ लेकर जाए, ठीक है। अक्सर क्या होता है, आरएसएस भी जो एग्जाम लेता है और आरपीएससी जो एग्जाम लेता है, तो उसमें फोटोकॉपी नहीं मांगते, और ये हाईकोर्ट वाले ने फोटोकॉपी मांगी, तो इसलिए आप एक कॉपी ले जाओ, अपने टाइम को बचाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको लाइन से निकाल दिया जाएगा, आप फिर एक कॉपी लेने जाओगे, फोटोकॉपी कराना, हो सकता है वह दुकान दूर हो, तो इससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट। इसका सबसे बड़ा रोल रहा है एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन है, और पेपर जो हिंदी का था इजी तो था, लेकिन उसको पढ़ने में टाइम कंज्यूम हो रहा था, क्वेश्चन को समझने में टाइम लग रहा था। तो सबसे जो मेन फैक्टर था टाइम मैनेजमेंट का, मुझे 17 तारीख को जिस कैंडिडेट का एग्जाम है उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करें, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, हाँ 19 को जिनका एग्जाम है वो टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट कर ले। और मेरी राय ये है कि 150 क्वेश्चन है, उसको 3 भागों में आप बांट लें। पहले आप जीके का पोर्शन हल कर ले 50 क्वेश्चन, फिर ओमार में 50 क्वेश्चन पूरे भर ले, ओमार सीट 50 क्वेश्चन भर लिए, फिर दूसरा पोर्शन हिंदी का हल कर ले, हिंदी के 50 क्वेश्चन भर ले, तीसरा अपना जो रहेगा इंग्लिश का, कि लास्ट में 10 मिनट रहते रहते आपकी ओमार कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ये आपका रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कि भाई ओमार समय पे भरनी चाहिए। ओमार में देखो, एक तो क्या मैंने देखा कि भी गोले छोटे थे तो उसमें टाइम लग रहा था, तो आप ओमार का खास ध्यान रखें कि भी टाइम से पहले ओमार को कंप्लीट कर ले, क्योंकि अक्सर क्या क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो क्वेश्चन छूटने, जैसे मेरे पास में एक बच्चा बैठा था तो उसके 5 क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई ओमार को पहले से पढ़ ले, सारे क्वेश्चन करके ओमार को पढ़ ले, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर टाइम मिलता नहीं है, जल्दी में या तो आपके गोले गलत हो जाएंगे और या फिर जो है कि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए ओमार को टाइम पे पढ़ ले। लास्ट आखिरी पॉइंट अपना जो है ये निगेटिव, कि इसमें नकारात्मक अंकन तो है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन करना है, तो इसमें देखो क्वेश्चन तो 150 ही है, लेकिन समझने में, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वो भी थोड़ा समझने लायक था, पेपर तो इजी था, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए थे उनको देखने में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप निगेटिव तो है नहीं, सारे क्वेश्चन करो, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट करके रखना कि भाई ओमार को आप अच्छे से पहले 10 मिनट पहले ही भर लेना, ठीक है, कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। लो सर, चलिए आपने बहुत अच्छा हमारे जो प्रतिभागी हैं जो 19 मार्च को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी जो है गलतियां जो वो नहीं करें उसके बारे में बताया। चलिए देख लेते हैं, फिर मैं भी बता देता हूं। देखिए मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं, लगातार हम कंपटीशन एग्जाम में ड्यूटियां देते हैं, तो हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी उस कॉल लेटर प्रवेश पत्र को पढ़ता ही नहीं है, जबकि उस पर स्पष्ट लिखा है कि आपको कितनी बजे तक रिपोर्टिंग करनी है, कितने बजे का समय, और फिर हम गेट पे खड़े होकर रोते हैं, बिलखते हैं, और कोई वहां सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि सामने जो ड्यूटी कर रहा है उसको अपनी नौकरी भी करनी होती है। तो निश्चित रूप से जो नियम कानून है उनको फॉलो करना पड़ता है, मजबूरन फॉलो करना पड़ता है। हमें पता है कि विद्यार्थी का जो है वो जीवन अटका हुआ है, फिर भी हमें वो फॉलो करके
बड़े ही दुखी मन से उनको वापस भेजना पड़ता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपका सेंटर बहुत दूर है तो एक दिन पूर्व आप वहां पहुंचे। अगर आप उसी सिटी में रहते हैं, अब देखिए गलती कहां होती है, दूर वाला विद्यार्थी सबसे पहले पहुंचता है सेंटर पे, पर जो नजदीकी है, मान लीजिए आप अजमेर शहर में रह रहे हैं, अजमेर में ही सेंटर है, और वो आराम से जैसे 12 बजे पेपर है तो वो 11:30 घर से निकल रहा है, जबकि एंट्री तो 11 बजे ही बंद हो गई है। तो आप देखिए कितनी बड़ी गलती है। तो ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। प्रवेश पत्र में सारी सूचनाएं लिखी होती है, क्या पहनकर जाना है, कितनी बजे पहुंचना है, कौन कौन सी आईडी आपको लेके जानी है, कौन कौन सी आपको चीजें उसमें प्रतिबंधित है वो आपको यूज नहीं। आप देखते हैं आप लोग वहां चैन उतार रहे हैं, महिलाएं कानों से आभूषण उतार रही है, या कोई विद्यार्थी जो है वो कोट के जो है बटन काट रहा है, शर्ट पहन के आ गया शर्ट फाड़ रहा है, टी शर्ट उतरवा देते हैं, बनियान के अंदर एग्जाम दे रहा। तो ऐसी गलती हम ना करें, क्योंकि हम सब समझदार लोग हैं। तो हमें ये पहले से ध्यान होना चाहिए कि प्रवेश पत्र पर क्या क्या सूचनाएं लिखी है, उनको हम फॉलो करें, उन नियमों को फॉलो करें। क्योंकि ये हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट का पेपर राजस्थान सरकार का नहीं है। हाई कोर्ट का यहाँ नियम बहुत तरीके से फॉलो करवाए जाते हैं और गलतियां जो है वो शून्य होती है। चलिए हम देखें, अगला देखें। तो जिसे इन्होंने समय का कहा, तो आपको समय से पहुंचना है। अच्छा, ये आईडी की कॉपी वाला में भी आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने प्रवेश पत्र में स्पष्ट लिखा है, डी जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि आपको आपकी ओरिजिनल आईडी के साथ एक कॉपी जरूर लेके आनी है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि उनकी जो आधार कार्ड है उसकी फोटो बहुत पुरानी, जब वो स्कूल में 6ठी 7वीं में थे तब का आधार कार्ड है। अब वो आधार कार्ड की फोटो मैच नहीं हो रही। कई बार बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, चलने देते हैं, पर नहीं, कई बार ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं और वहां बड़ी समस्या होती है विद्यार्थी को और उसका जीवन आगे पीछे हो जाता है। तो याद रखिएगा, आप अगर आपके पास आईडी एक है तो उसमें आपकी फोटो और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत सारी आइडिया भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। 2-3 आइडिया आप एक साथ लेके जाएं। आपका वोटर आईडी हो गया, डीएल हो गया, या फिर आधार कार्ड जो है वो, और पैन कार्ड, ये जरूर लेके जाएं, ताकि एक से नहीं तो दूसरे से आप आपका प्रमाण दे सके कि मैं वही व्यक्ति हूं जो एग्जाम देने आया है। नेक्स्ट हम बात करें टाइम मैनेजमेंट। देखिए, क्योंकि ये जो पेपर है ये 2 घंटे का और लगभग 150 प्रश्न आपको अटेंड करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये अच्छी बात है, पर 150 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। इसका मतलब है गलतियां नहीं करनी है। तो कम समय में आपको 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न अटेंड करना, मतलब 1 मिनट भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो पोर्शन पहले सोल्व करें जिसमें आप बहुत मजबूत हैं। आप अगर इंग्लिश में मजबूत है तो इंग्लिश पहले सोल्व करें, जीके में मजबूत है तो जीके में पहले सोल्व करें, और हिंदी में मजबूत है तो हिंदी पहले सोल्व करें। अगला जो है वो ओएमआर देखिए, हम कई बार देखते हैं कि एग्जाम खत्म होने में 5 मिनट बचे हैं और एग्जाम का जो अभ्यर्थी है उसने अभी तक एक भी गोला काला नहीं किया। अब विशेष इस पे ध्यान रखिएगा, जैसे सामान्य ओएमआर में आता है कि गोले बड़े बड़े होते हैं, इसमें गोले बहुत छोटे आए हैं तो आपको भरने में बड़ी समस्या होगी। तो याद रखिएगा, ओएमआर भरते वक्त गलती न करें। इसके अलावा समय के साथ जैसे जैसे आपके प्रश्न हो रहे हैं वैसे वैसे आप ओएमआर, या फिर सेक्शन वाइज एक सेक्शन कंप्लीट हो गया उसके ओएमआर खत्म कर दें, भर पूरा के फ्री करें, ताकि आपको अंतिम समय में समस्या नहीं हो। और लास्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी प्रश्न अटेंड करने हैं, बहुत तसल्ली से अटेंड करने हैं। और ऐसे प्रश्न जिसमें आप थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हो, आपको गलती की संभावना है, उनको भी आप अटेंड करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये गलतियां जो है वो 19 मार्च वाले विद्यार्थियों को नहीं करनी है, क्योंकि मौके जो है वो दोबारा नहीं मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। देखिए ये बड़ा अभी YouTube पे बड़ी एक चर्चा चल रही है कि क्या इसका कट ऑफ रहेगा। देखिए कट ऑफ अगर कोई बता रहा है तो वास्तव में इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु का अवतार है जिसको सब पता है पहले से, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ तो जब 19 मार्च का पेपर आएगा, अगर इजी आता है तो क्या रहेगी और टफ आता है तो क्या रहेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। पर सेफ स्कोर की बात हम कर सकते हैं कि किसी विद्यार्थी के अगर इस लेवल के ऊपर नंबर बन रहे हैं तो अपने टाइपिंग की जो तैयारी है वो आसानी से स्टार्ट कर दें, वो बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी कर सकता है। अगर बात करें हम लोग नॉन टीएसपी जनरल की, तो लगभग 200 मार्क्स जिसके बन रहे हैं, 200 मार्क्स से ऊपर बन रहे हैं, वो अपनी आसानी से टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दे। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस, क्योंकि आजकल ज्यादा अंतर रहता नहीं है, तो करीब 195 से ऊपर ईडब्ल्यूएस में है तो वो भी कर सकता है। ओबीसी की बात करें तो पिछली बार देखिए करीब 30 नंबर से भी अधिक थी जनरल की मेरिट से ओबीसी की मेरिट इसकी, तो 200 प्लस अगर आपके ओबीसी में है तो आप भी जो है वो टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एमबीसी में 195 ही हम रखेंगे क्योंकि आजकल ज्यादा अंतर बचा नहीं है। अब देखते हैं हम एससी और एसटी में, तो 185 और 175 अगर एससी एसटी में आपके हैं
तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से इस कैटेगरी के विद्यार्थी जो है वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आपकी टाइपिंग की। इसी प्रकार से टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में देखिए बड़ा वेरिएशन रहता है। कई बार बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो नहीं बैठ पाते हैं एग्जाम में टीएसपी में, और बहुत सारे विद्यार्थी बैठ भी जाते हैं, इसलिए वहाँ वेरिएशन। तो हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर जिस विद्यार्थी के 160 प्लस है, क्योंकि बहुत अच्छा सेफ स्कोर माना जाता है टीएसपी में, अगर 160 से ऊपर है तो वो निश्चित रूप से टीएसपी में तैयारी कर सकता है टाइपिंग की। चलिए, ये आज जो हमने ये चर्चा की वो इसलिए थी कि भाई बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इन चीज़ों से इन चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाते हैं और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो हमें एग्जाम में देखिए वही सफल होता है जो कम गलतियां करता है। तो हमें गलतियां नहीं करनी है, चाहे वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से लेकर हो या अन्य कोई एग्जाम के दौरान गलतियां जो हम करते हैं, सामान्य गलतियां करते हैं, वो हो। चलिए, उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद फायदा होगा, और निश्चित रूप से हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और आपके जानकारी पूर्वक जो वीडियो है वो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।